हेलो मम्मी, कैसी हो? मुस्कुराहट के साथ आरती ने फोन उठाया। दूसरी तरफ उसकी माँ की तनी हुई आवाज सुनाई दी। मुझे छोड़, अपनी सास की सोच। तेरे ससुर को गए 2 साल भी नहीं हुए और तेरी सास ने तो सारी मर्यादा लांघ दी है। आरती कुछ पल के लिए चौंक गई। क्या मतलब मम्मी? ऐसा क्या कर दिया उन्होंने? क्या नहीं किया पूछ। जो औरत हमेशा साड़ी पहनती थी, अब जीन्स कुर्ती में घूम रही है पूरे शहर में। सोशल मीडिया पर तस्वीरें डाल रही है। और सुन, हर दूसरे दिन एक आदमी नरेश के साथ रेस्टोरेंट, पार्क और बाजार में दिखती है। मोहल्ला बातें बना रहा है। आरती सकते में आ गई। लेकिन आपको यह सब बताया किसने? मेरी सहेली रहती है तेरे ससुराल के पास। उसी ने देखा और मुझे बताया। सोच, अगर रिश्तेदारों को पता चला तो हमारी कितनी बदनामी होगी। तू और अमन तो दिल्ली में हो। यहाँ तेरी सास क्या क्या गुल खिला रही हैं, कुछ खबर भी है? आरती गुस्से से भर गई। मम्मी, बस कीजिए अब। मैं खुद बात करती हूँ अमन से। फोन रखते हुए माँ ने ताना मारा। तू ही कुछ कर, वरना ये औरत हमारे खानदान की इज्जत ले डूबेगी। शाम को जब अमन ऑफिस से घर लौटा तो दरवाजा खुलते ही तूफान आ गया। अमन, तुम्हारी माँ आखिर चाहती क्या है? अमन चौंक गया। मतलब ये कि अब वह इंस्टाग्राम पर अपनी तस्वीरें डाल रही हैं, सलवार कुर्ता पहन रही हैं और किसी नरेश नाम के आदमी के साथ यहाँ वहाँ घूम रही हैं। देखो खुद। आरती ने फोन आगे बढ़ाया। क्या? अमन हतप्रभ था। मेरी मम्मी ने बताया है ये सब। सोचो, पिताजी की आत्मा को क्या शांति मिलती होगी। अमन कुछ पल चुप रहा, फिर अपने छोटे भाई अर्जुन को फोन लगाया। अर्जुन, कल माँ के पास चल रहे हैं। भैया, क्या हुआ? मिलकर बताता हूँ। अगले दिन सुबह दोनों भाई अपनी पत्नियों के साथ रवाना हुए। शाम को घर पहुंचे तो दरवाजा खुद सुशीला जी ने खोला। अरे, तुम सब अचानक। ना फोन, ना कोई मैसेज। अमन ने थोड़ा रूखा लहजा अपनाया। अब माँ से मिलने से पहले भी बताना पड़े क्या? नहीं बेटा, ऐसा नहीं। बस सोच रही थी कुछ स्पेशल बना लेती अगर पता होता। अंदर आते ही अर्जुन बोला। माँ, कितनी बार कहा है मिलने आया करो, पर आप तो अब बहुत बिजी हो गई हैं। सुशीला जी ने मुस्कुराकर जवाब दिया। अब अकेले बाहर आने का मन नहीं करता और कुछ अपनी रुचियों में व्यस्त रहने लगी हूँ। अच्छा चलो, मैं चाय नाश्ता लाती हूँ। अभी वो रसोई से ट्रे लेकर निकली ही थी कि डोरबेल बजी। दरवाजा खोला तो सामने खड़े थे नरेश जी, एक सलीकेदार, मधुर मुस्कान वाले सज्जन। नमस्ते सुशीला जी, ये रही आपकी दवाइयाँ। अरे हाँ, आप तो भूल ही गई थी। आइए, चाय बनाई है, साथ लीजिए। नहीं नहीं, चाय चलेगी, पर पकोड़ों से परहेज है। दोनों हंस पड़े और नरेश जी अंदर आ गए। ड्राइंग रूम में अमन और अर्जुन असहज हो उठे। सुशीला जी ने परिचय करवाया। मिलिए, ये मेरे बड़े बेटे अमन हैं, ये बहू आरती, और ये छोटे अर्जुन और उसकी पत्नी प्रिया। नरेश जी ने हाथ जोड़कर अभिवादन किया। नमस्ते, आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। अरे, नरेश जी मेरी बहुत मदद करते हैं। दवाइयों से लेकर छोटे मोटे काम सब देख लेते हैं। कोई बात नहीं। नरेश जी मुस्कुराए। सुशीला जी जैसी अकेली माताओं को मदद की जरूरत होती है। वैसे मैं भी अकेला हूँ, पास की ही बिल्डिंग में रहता हूँ। अमन का चेहरा सख्त हो गया। तो कोई खास काम नहीं है, इसलिए यहाँ चले आते हैं। नरेश जी शांत थे। नहीं, काम भी करता हूँ और जीने की कोशिश भी। अकेलापन एक उम्र के बाद सिर्फ बोझ होता है, कोई साथ मिल जाए तो अच्छा लगता है। सुशीला जी ने बात संभाली। बच्चों, नरेश जी सिर्फ मेरे लिए मददगार नहीं, एक दोस्त की तरह हैं। अकेलेपन में किसी से बात कर लेना भी राहत देता है। इस बार अमन और अर्जुन के चेहरे पर भाव बदल रहे थे। सच्चाई धीरे धीरे उनके मन की परतों से टकरा रही थी। माँ अकेली थी और उन्होंने अपनी खुशियों के लिए किसी का सहारा लिया था, तो क्या गलत किया था? आरती ने धीरे से अमन का हाथ थामा, शायद समझने का वक्त आ गया था। कमरे में सन्नाटा छा गया। सुशीला जी की आंखों में आंसुओं के साथ गुस्से की चिंगारी भी थी। उन्होंने चाय की प्याली मेज पर रखी और ऊंची आवाज में बोली। अमन, यह कोई तरीका है किसी से बात करने का? पहली बार मिल रहे हो उनसे, जानते तक क्या हो तुम उनके बारे में?
तभी छोटे बेटे अर्जुन ने झल्लाकर कहा, जान गए हैं माँ। आप जिस तरह उस अजनबी की तारीफ कर रही हैं, हंस कर बातें कर रही हैं, सब कुछ साफ हो रहा है हमें। फिर अमन ने नरेश जी की ओर देखकर तीखे स्वर में कहा, अब आप मेहरबानी करके यहाँ से चले जाइए। सुशीला जी का चेहरा गुस्से और अपमान से लाल हो गया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके अपने बेटे इस तरह का व्यवहार क्यों कर रहे हैं। कांपती आवाज में उन्होंने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? जानते भी हो ये कौन है? मेरी कितनी मदद की है इन्होंने, और तुम इन पर उंगली उठा रहे हो। तनाव हवा में तैर रहा था। तभी नरेश जी, जो अब तक चुप थे, धीरे से खड़े हुए और बोले, मुझे लगता है मुझे अब जाना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपके परिवार में कोई तकरार हो। वो बिना किसी शिकायत के दरवाजे की ओर बढ़े। जाते जाते उन्होंने मुड़कर कहा, मुझे लगता है आप लोगों को कोई गलतफहमी हो गई है। कोई भी बात पूरी समझे बिना गुस्से में प्रतिक्रिया देना ठीक नहीं होता। दरवाजा बंद होने की हल्की आवाज ने कमरे की चुप्पी को और गहरा कर दिया। अमन ने माँ की ओर देखते हुए फिर कहा, माँ, आज पहली बार कोई बाहरी आदमी हमें सुना गया आपकी वजह से। क्यों रखा है आपने उसके साथ मेलजोल? सुशीला जी का चेहरा अब गुस्से की जगह पीड़ा से भर गया था। उन्होंने खुद को संभालते हुए कहा, मुझे नहीं पता कि तुम्हें ये सब बातें किसने बताईं, लेकिन जो तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। अब तक चुप बैठी आरती तंज भरे लहजे में बोल पड़ी, तो आप ही बता दीजिए माँ जी, सच्चाई क्या है? सुशीला जी ने सबकी ओर देखा, फिर बोली, अभी बात करने का मन नहीं है। तुम लोग थके हो, आराम करो, मैं खाना बना देती हूँ। वो रसोई में चली गईं। उनका कलेजा धड़क रहा था, आंखों से आंसू बह रहे थे, मन में तूफान उमड़ रहा था। क्या मेरे अपने बेटे मुझ पर शक कर रहे हैं? कुछ देर बाद जब वो चाय की प्यालियां उठाने ड्राइंग रूम में आईं, तभी उन्होंने सुना, पास के कमरे से आरती और प्रिया, अर्जुन की पत्नी, की फुसफुसाहट। देखा प्रिया, कैसे बंठन कर रहती हैं सासू माँ। मेरी मम्मी का फोन आया था, बहुत बातें बताईं उन्होंने इनके बारे में। उस नरेश के साथ हंस कर गपशप करती हैं, और जब पकड़ी गईं तो आंसू बहाने लगी। हाँ दीदी, प्रिया ने सिर हिलाया, अब तो जवाब देना ही पड़ेगा इन्हें। सुशीला जी की सांस रुक सी गई, पैर जैसे जमीन में जम गए। किसी तरह वो खुद को संभालती हुई रसोई में लौटीं। 2 घंटे बाद खाना तैयार हुआ। सब खाने की मेज पर आए, लेकिन चुप्पी अब भी छाई हुई थी। खाना खत्म होते ही अमन ने दोबारा शुरू किया, माँ, अब तो बताइए, कौन है वह आदमी? क्या रिश्ता है आपका उसके साथ? सुशीला जी खड़ी हो गईं। चेहरे पर न तंज था, न गुस्सा, बस एक भारी ठहराव। रिश्ता है, उन्होंने कहा, लेकिन वो रिश्ता तुम्हारी सोच से कहीं ऊपर है। आरती ने ताली बजाते हुए कहा, वाह, मतलब हम सब बेवकूफ हैं और आप ही समझदार। इस उम्र में जब लोग भजन करते हैं, आप मोहब्बत में डूबी हैं। अब प्रिया भी बोल पड़ी, हाँ माँ जी, साफ साफ बताइए कौन है नरेश जी? गोलमोल बातों से अब काम नहीं चलेगा। सुशीला जी ने सबकी आंखों में आंखें डालकर कहा, तुम दोनों मेरी बहुएं हो, लेकिन मेरी तकलीफ को कभी समझा नहीं। अपने आप को घर का हिस्सा मानती हो तो बताओ, जब तुम्हारे पापा का देहांत हुआ था, तब क्या कोई मेरे पास बैठा था? क्या किसी ने पूछा कि मैं कैसी हूँ? कमरे में सन्नाटा छा गया। इन 2 सालों में क्या किसी ने फोन करके पूछा, माँ, अकेली तो नहीं हो? किसी ने कहा, माँ, हमारे साथ चलो? नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए एक फर्नीचर की तरह बन गई हूँ। फिर उन्होंने दीवार पर टंगी अपने परिवार की तस्वीर की ओर देखा। जब रोहन, तुम बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते थे तो पैसे नहीं थे। मैंने अपने गहने बेच डाले। अब वही बेटा मेरी जिंदगी पर सवाल उठा रहा है। और अर्जुन, जब तुमने कहा कि तुम्हें प्रिया से शादी करनी है और तुम्हारे पापा राजी नहीं थे, तब मैंने समाज के खिलाफ जाकर तुम्हारे लिए सब किया।
आज तुम वही माँ पर शक कर रहे हो। वो थोड़ा रुकी, फिर कहा, मैंने कभी शिकायत नहीं की। ना कहा कि मैंने क्या क्या छोड़ा तुम्हारे लिए, लेकिन आज तुम्हारे शब्दों ने मेरी आत्मा को तोड़ दिया है। नरेश जी एक साथी हैं, एक इंसान जो मेरी बात सुनते हैं, मेरे अकेलेपन को समझते हैं। वो मेरे जीवन में कोई बुराई नहीं लाए, बल्कि सहारा बनकर आए। बहुएं तो पराई होती हैं, लेकिन तुम तो मेरे अपने थे ना। अब अमन और अर्जुन की आंखों में पश्चाताप का साया था। सुशीला जी ने अपनी आवाज धीमी की। कभी एक बार कहा होता, माँ हमारे साथ चलो, तो शायद आज मेरी दुनिया कुछ और होती। फिर उन्होंने खुद ही चूल्हे की ओर रुख किया। कमरे में अब एक नया सन्नाटा था, अफसोस, अपराधबोध और आत्मा की चुपचीख। मैंने आज तक कुछ नहीं कहा। सुशीला जी की आवाज डगमगाने लगी। हमेशा खुद को समझाती रही, सुशीला, ज्यादा मत सोच, बच्चे व्यस्त हैं, उनकी अपनी जिंदगी है। लेकिन क्या बच्चों का माँ से सिर्फ सवाल पूछने का ही हक होता है? क्या माँ के लिए उनका कोई फ़र्ज़ नहीं बनता? उनकी आंखें भर आईं, लेकिन अमन अब भी गुस्से में था। वह खड़ा हुआ और तेज आवाज में बोला, माँ, मानते हैं आपने हमारे लिए बहुत त्याग किया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि अब आपको जो मन में आए वो करने की छूट मिल जाए। सुशीला जी ने अमन की ओर देखा और दृढ़ता से कहा, ठीक है, जवाब चाहिए तो सुनो। याद है, जब मेरी तबीयत बिगड़ने लगी थी, मैंने तुम दोनों को फोन किया था। तुमने कहा, माँ, हम बिजी हैं, जल्दी मिलते हैं और आपको अपने साथ ही ले जाएंगे। लेकिन ले जाना तो दूर, हाल तक नहीं पूछा किसी ने। तब मैं बिस्तर से उठ भी नहीं पाती थी। खाना बनाना तो छोड़ो, पानी तक नहीं ले पाती थी। तब मैंने पड़ोस में रहने वाली सरिता को फोन किया। वही मुझे अस्पताल ले गई। डॉक्टर ने तुरंत भर्ती करने को कहा। सरिता कुछ घंटों बाद घर चली गई और मैं उस अस्पताल के बिस्तर पर अकेली पड़ी रही। वहीं अस्पताल में कुछ लोग सुबह शाम खाना बांटने आते थे। वे एक एनजीओ से जुड़े थे। उन्हीं में से एक थे नरेश जी। धीरे धीरे उनसे जान पहचान हुई। जब मेरी तबीयत ठीक हुई तो मैंने भी सोचा, मैं अकेली हूँ तो क्यों न कुछ अच्छा करूं, कुछ ऐसा जो दूसरों के काम आए। मैं उस एनजीओ से जुड़ गई। वहीं मुझे फिर से जीने की वजह मिली। और नरेश जी, वे तो पड़ोसी हैं, मेरी मदद करते हैं, कभी डॉक्टर के पास छोड़ देते हैं, कभी सब्जी ले आते हैं। तुम्हें तो उनका शुक्रगुजार होना चाहिए कि कोई तो है जिसने तुम्हारी माँ का साथ दिया जब तुम सबने मुंह मोड़ लिया था। इतना सुनते ही अर्जुन भड़क उठा। माँ, तो क्या सिर्फ मदद की वजह से वह रोज हमारे घर आने लगें? मोहल्ले में कैसी बातें चल रही हैं, आपको अंदाजा भी है। और यह सब आपने कैसा पहनना शुरू कर दिया है? सलवार कुर्ता, तस्वीरें सोशल मीडिया पर, ये सब क्या है? सुशीला जी हल्के से मुस्कुराईं, जैसे वह इस सवाल का इंतजार कर रही थीं। हाँ अर्जुन, मैं सलवार कुर्ता पहनती हूँ क्योंकि उसमें आराम है। मैं तस्वीरें शेयर करती हूँ एनजीओ के काम की, ताकि और लोग जुड़े। कभी कभी अपनी भी डाल देती हूँ। क्या इसमें गलत है? क्या मेरी बहुएं ये सब नहीं करती? अब आरती झल्लाकर बोली, माँ जी, उम्र हो गई है आपकी, अब कम से कम उसका तो लिहाज करो। सुशीला जी ने गहरी सांस ली। उम्र तो तब भी थी जब मैं इस घर में अकेली रह गई थी। तब तुम लोगों को मेरी उम्र याद नहीं आई थी। अब जब मैंने जीना शुरू किया है तो उम्र की याद आने लगी। नरेश जी मुझे केवल संस्था तक छोड़ने और लाने का काम करते हैं। इससे मेरा वक्त और पैसा दोनों बचता है। लोगों को तो बात बनाने की आदत है, वो तो उस औरत पर भी उंगली उठाते हैं जो अपनी चौखट से बाहर नहीं निकलती। अब अमन गुस्से में बोला, माँ, हमें शर्मिंदगी होती है आपकी इन हरकतों से। हरकतें? सुशीला जी की आवाज शांत लेकिन सधी हुई थी। नरेश जी मेरे मित्र हैं, और क्या एक महिला का किसी पुरुष से मित्रता रखना अपराध है? तुम्हारी पत्नियां भी तो ऑफिस जाती हैं, मीटिंग करती हैं,
मेल साथियों से बात करती हैं। वो गलत नहीं। तो फिर मेरी मुलाकातें गलत क्यों? प्रिया अब गुस्से में थी। माँ जी, ये क्या आप हमें ही घेर रही हैं? नहीं बहू, सुशीला जी ने स्पष्ट कहा। मैं बस तुम्हें वही दिखा रही हूँ जो तुम मेरे लिए सोच रही हो। तुम्हारे मापदंड मेरे लिए कुछ और हैं, अपने लिए कुछ और। तुम लोग ऑफिस जाकर दूसरों के साथ बातचीत करो तो वो काम। और अगर मैं मदद के लिए किसी पुरुष से संपर्क रखूं तो चरित्र पर सवाल। मैं अब किसी का बोझ नहीं बनना चाहती। मैंने संस्था में अपनी पहचान बनाई है। अब मैं वह सुशीला नहीं जो दरवाजे की ओर निहारती रहती थी। मैं अब दूसरों की जिंदगी में रोशनी लाने वाली इंसान हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम मिलने आए। लेकिन मेरी जिंदगी कैसे जीऊंगी, यह अब मैं तय करूंगी। मैं जानती हूँ तुम में से कोई भी मुझे अपने साथ रखने का मन नहीं बना पाएगा, और अगर रख भी लिया तो बोझ समझकर। इसलिए मैंने फैसला लिया है, जब तक जान है मैं संस्था के साथ रहूंगी, और जब शरीर साथ नहीं देगा तो वहीं रहकर अंतिम सांस लूंगी। इतना कहकर सुशीला जी अपने कमरे में चली गई। कमरे में अब वह सन्नाटा था जो न शर्म से आता है न पछतावे से जाता है। सुबह की पहली किरण खिड़कियों से झांक रही थी। घर अब भी कल की कहानियों के बोझ से भारी था। सुशीला जी चाय बना रही थीं। चेहरे पर सुकून था। दोनों बेटे, बहुएं और उनके बच्चे अपना सामान लेकर बाहर ड्राइंग रूम में आ गए। उनके चेहरों पर रात की बातें लिखी थीं। वे जाने की तैयारी में थे। तभी दरवाजे की घंटी बजी। नरेश जी बाहर खड़े थे। उन्होंने हिचकिचाते हुए कहा, सुशीला जी, बच्चों का कल गुस्सा। मैंने सोचा था आज बात कर लूं, शायद कोई गलतफहमी दूर हो जाए। लेकिन तभी अमन, अर्जुन, आरती और प्रिया चुपचाप अपने बच्चों के साथ घर से निकल गए। सुशीला जी ने दरवाजा बंद किया और नरेश जी से बोली, रहने दीजिए, इन्हें कोई समझा नहीं सकता। आप बैठिए, मैं चाय लाती हूँ। क्या सुशीला जी ने जो रास्ता चुना वो सही था? क्या समाज को अपने दृष्टिकोण को बदलना नहीं चाहिए? कमेंट में जरूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अंत तक कहानी सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।